आप देख रहे वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर में पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के 54वें कॉन्वोकेशन की तकरीब का इनेकाद हुआ है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में 118 अफसरान को डिग्रियां तफवीज की गई। फारिकुल तहसील अफसरान में दोस्त ममालिक के 44 अफसरान भी शामिल हैं। नेवल चीफ ने जंगी नौयत में तब्दीली और समंदरी सलामती को दरपेश नए खतरात को समझने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत के माबैन हालिया कशीदगी जंग की बदलती हुई नौयत का वाज़ेह सबूत है। गैर रियासती अनासर के किरदार और गैर रिवायती जंगी तरीक़ेकार के तनाजुर में रिवायती अस्करी हिकमत अमलियों में तब्दीली की जरूरत है। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी ने कामयाब ग्रेजुएट्स में डिग्रियां तकसीम की। तकरीब में आला अस्करी हुकाम, सिविल मुअज़्ज़िज़ीन और कोर्स मेंबरान के अहले खाना शरीक थे। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वर्ल्ड बैंक के वफ्द के हमरा दौरा। वर्ल्ड बैंक ने के वफ्द में मैनेजिंग डायरेक्टर एना और कंट्री डायरेक्टर नाजी शामिल थी। नजर मोहम्मद लकारी गोच में सलाह मुतासिरीन के लिए तामीर शुदा घरों का मुआयना किया। आसफा भुट्टो और एमटी वर्ल्ड बैंक ने मुतासर खवातीन में घरों की मिल्कियत की असनाद तकसीम की। एमटी वर्ल्ड बैंक के मुलाकात दस्तकारी का काम भी दिखाया। वफ्द ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि नजर मोहम्मद लकारी गोच में सैलाब से तबाह 32 घरों की तामीरें नौ की गई है। आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि यह मंसूबा खवातीन को मालिकाना हुकूक देने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। सिंध हुकूमत ही खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि 2022 के सैलाब में सिंध में 21 लाख मकानात तबाह हुए। वर्ल्ड बैंक की $500 मिलियन की इब्तदाई इमदाद से घरों की बरवक्त तामीर मुमकिन हुई। वर्ल्ड बैंक ने इमदाद में मजीद $450 मिलियन का इजाफा किया। ये रकम 7,78,000 घरों की तामीर में मददगार साबित हुई। उन्होंने कहा कि $450 मिलियन में से $54.92 मिलियन पानी, सफाई और सेहत-ए-आमा के लिए मख्तस हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी की इस्लामाबाद में सऊदी सफारत खाने आमद। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी का गवर्नर सिंध का पुरतपाक खैर मकदम। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर गवर्नर सिंध को सऊदी सफीर की मुबारकबाद। सऊदी हुकूमत की भरपूर सिफारती हिमायत पर गवर्नर सिंध का इज़हार तशक्कुर। सऊदी सफीर ने पाकिस्तान की अमन काविशों को सराहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन ने कहा है कि भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद 25 वर्षों में पहली बार ग्रीन पासपोर्ट पर सफर करने में मजा आ रहा था। जहां जा रहे थे लोग ग्रीन पासपोर्ट देखकर पूछ रहे थे कि आप पाकिस्तान से हैं, और फिर वो पाक भारत जंग का जिक्र करते थे और पाकिस्तान की तारीफें कर रहे थे। सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन ने कहा कि जब हम दुबई में उतरे तो वहां पर मुसलमान भी वेल्डन का निशान बना रहे थे। कहीं कहीं पर भारतीय शहरी भी सामने आ जाते तो उनकी शक्लें भी देखने जैसी थी, वो मुंह छुपाते फिर रहे थे। शर्जील नाम मेमन सिंध असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए मजीद क्या कह रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं और नासिर शाह साहब चाइना गए हुए थे एक ऑफिशियल विजिट पे, और उस पर कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं चाहता हूँ कि इस ऐवान में हम लेके आएँ, क्योंकि सिंध के अवाम के लिए एक नई चीज़ें भी हैं और बेहतरी के लिए भी वो चीज़ें हैं। हम चाहते हैं कि मैं इस असेंबली जो कि मौजूद ऐवान है, यहाँ पे तमाम मौजूद मेम्बरान को उससे आगाही भी करूँ, और उसमें हम चाहते हैं कि हम सब साथ मिलकर जो है उन चीज़ों को कामयाब करने के लिए अपने सूबे को आगे लेकर जाएँ। पर बहुत अच्छी वहाँ पर हमारी मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई हैं, और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग जो ग्रीन एनर्जी की तरफ हम लेके जाना चाह रहे हैं अपने मुल्क को, और ख़ुसूसी तौर पे सूबा सिंध को। कराची वो शहर है जिसमें पोल्यूशन जो है लाहौर के बाद सेकंड नंबर पर कराची में आती है। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन लाहौर में है, लेकिन उसको भी ठीक करने के लिए वाहिद सूबाई हुकूमत थी जिसने सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में पहले ईवी बसेस जो है वो हमने शुरू की। अब उसके बाद पंजाब ने भी वो शुरू की है। अब हम ये चाहते हैं कि जितनी भी गाड़ियां हैं वो सारी गाड़ियां जो हैं वो ईवी में, या तो जो नई गाड़ियां खरीदें वो ईवी में खरीदें, और जो एग्जिस्टिंग
جو موٹر سائیکلز ہیں یا گاڑیاں وہ ساری ای وی میں چلی جائیں. اس مد میں انرجی منسٹر صاحب بھی وہاں پہ تھے اور ہم وہاں پہ کچھ ایم او یوز بھی سائن کر کے آئے ہیں. سب سے بڑا ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہم پورے کراچی شہر میں بھی کوئی 50 کے مقامات پہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ ای وی کے اسٹیشنز بنائے جا رہے ہیں. جس طرح گیس اسٹیشن ہوتے ہیں اس میں ای وی کے اسٹیشن ہوں گے کہ ہر آدمی جو ہے اس کو ہر جگہ پہ مل سکے. اور انیشلی فرسٹ فیز میں ہم نے یہ کیا کہ سندھ بھر میں ہر 50 کلومیٹر کے بعد جو ہے وہ ای وی کا چارجنگ اسٹیشن ہوگا تاکہ لوگ جو گاڑیاں لیں اور وہ جہاں تک بھی جانا چاہیں تو سندھ بھر میں ہر 50 کلومیٹر پہ وہ اسٹیشن ان کو اویلیبل ملیں گے. جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم جو گرین انرجی کی طرف جا رہے ہیں اس میں دو فائدے ہیں. ایک تو ایندھن کا آپ کا کم استعمال ہوگا, ایندھن کے مد میں جو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس میں آپ کو آپ کے زر مبادلہ بھی بچے گا. سیکنڈ یہ کہ لوگوں کو سستا پڑے گا. پیٹرول جو کہ مہنگا ہے, ڈیزل جو کہ مہنگا ہے, اس کی جگہ پہ آپ کو سستی انرجی ملے گی اور سستے آپ کو وہ سفر ملے گا جس سے لوگوں کی زندگی بہتر ہوگی. اور جو ماحولیاتی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ سب کے بچے جو ہے, سب کے فیملی ممبر اور سب لوگ جو ہے وہ اپنے جس فضا میں جا رہے ہوتے ہیں اس فضا کی آلودگی کی وجہ سے ہمیں گرین انرجی کی طرف آنا پڑے گا. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے یہ اچھی چیز ہے. اور اس میں ہم نے یہ بھی ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ لوگوں کی گاڑیاں یا موٹر سائیکلیں ہیں, یار ہر آدمی کو نہیں بیچ کے جو ہے وہ ای وی خرید سکتا, اس کو کس طریقے سے ٹرانسفارم کیا جائے, وہ گاڑیاں کنورٹ کس طرح ہو سکے, تو ان کو بھی جو ہے وہ ہم ای وی پہ کنورٹ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو سب سے بڑی بات ہے کہ دنیا کی سب سے بڑے میں بڑی کمپنی جو ای وی موٹر سائیکلز بناتی ہے, جو ای وی کارز بناتی ہے, جو ای وی کے چھوٹے ٹرکس بناتے ہیں, جو ای وی کی بسز بناتی ہیں, وہ کراچی میں پلانٹ لگانے کے لیے آ رہی ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے اور ہم نے ان کو گورنمنٹ کی طرف سے مکمل ایشورنس بھی دی. اور اب وہ مینوفیکچرنگ ہمارے اپنے صوبے میں, ہمارے اپنے شہر کراچی میں ہوں گی اور یہیں سے وہ چیزیں بن کر یہاں کے لوگوں کو بھی فیسلٹی ملتی رہے گی. اس سے اس کی کاسٹ کم ہو جائے گی. ہمارے پاس جتنی ہم مہنگی گاڑیاں خریدتے ہیں اس کے 25% پرائس پہ وہ گاڑیاں یہاں پہ اویلیبل ہوں گی اور بہتر گاڑیاں ہوں گی, بہتر گارنٹی کے ساتھ ہوں گی, اپنے ملک میں بنے گی, اپنے ملک میں روزگار آئے گا, اپنے ملک میں لوگوں کو یہ فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہماری جو امپورٹ کرتے ہیں اس میں ہمارا ذرائع مبادلہ اس سے بچے گا. اوپر سے میں نے کہا کہ روزگار ملے گا. اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ٹائم فریم ہے وہ بھی ہمارا بچے گا. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ وہ واحد صوبہ ہوگا, پہلا صوبہ ہوگا جو اس ٹیکنالوجی سے اپنے لوگوں کو بہتر سے بہتر سہولت دے سکے گا. دوسرا ایک چیز جو اس بار میں نے نوٹ کی, ہم 5-6 دن چائنا تھے, ایک دن دبئی بھی رکنا ہوا, تو 2 ملکوں کا دورہ ہوا. بٹ ہمیشہ ہم سفر کرتے رہتے ہیں, سب لوگ ملک سے باہر جاتے رہتے ہیں. میرا دبئی جانا پہلی دفعہ جب ہوا تو 2020 میں ہوا تھا. 25 سال میں پہلی مرتبہ آپ گرین پاسپورٹ کے ساتھ سفر کرنے میں جو مزہ آ رہا تھا, جو لطف ہو رہا تھا, جو بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے بعد ہوا ہے, میں سب کو بولوں گا ایسا مزہ زندگی میں کبھی نہیں آیا. جہاں پہ بھی جا رہے تھے امیگریشن آفیسر آپ کا گرین پاسپورٹ دیکھ رہے تھے, وہ پوچھے تھے کہ ویئر آر یو فرام, یو آر فرام پاکستان, وہ اس جنگ کا ذکر کر رہے تھے اور پھر اس میں وہ تعریفیں کر رہے تھے. پھر جب ہم ایک دن کے لیے دبئی اترے, میں اور ناصر شاہ صاحب, تو وہاں پہ ایئرپورٹ پہ بھی اور کوئی مسلمان تھا تو وہ مسلمان بھی جو ہے وہ ویل ڈن کے نشانے دے رہا تھا. اور کہیں کہیں ہمیں اگر کہیں بھارتی بھی ٹکرا رہے تھے تو ان کی شکلیں بھی دیکھنے جیسی تھی. وہ اس طرح منہ چھپاتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ ان کی شکلیں بھی دیکھنے جیسی تھی. یہ میں بالکل آپ کو حقیقی واقعات بتا رہا ہوں کہ پہلی مرتبہ مزہ آ رہا تھا کہ جی جس میں ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ پاسپورٹ پہ فخر ہونا چاہیے. الحمدللہ ہمیں اپنے پاسپورٹ پہ بہت زیادہ فخر ہے. اور جو ہمارے اس پاسپورٹ کی عزت اس وقت پوری دنیا میں ہو رہی ہے, الحمدللہ ہر کوئی جان رہا ہے کہ جی دے آر ریئلی ٹائیگرز. ایشین ٹائیگرز کا خواب کسی اور کا تھا, لیکن وہ ایشین ٹائیگرز کا خواب جو الحمدللہ پورا ہو گیا, 2025 میں وہ پورا ہو چکا ہے. دنیا بھر میں جہاں پہ بھی, چاہے چائنا میں گئے ہوں, ظاہرہ کافی گفتگو وہاں پہ مختلف لوگوں سے ہو رہی تھی, وہ بھی تعریفیں کر رہے تھے. اور پھر جب دبئی میں جا رہے تھے تو کہیں اگر کسی دکان پہ جا رہے ہیں, کسی ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں یا ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں, لیکن جو اس گرین پاسپورٹ کی عزت مل رہی تھی, اور جو بھارتی جو کہ ہم سے زیادہ یو اے میں اور ان جگہوں پر ہیں,
اور جس طرح ان کو کوئی پتہ چلا تھا کوئی پاکستانی اور ان کی جس طرح شکلیں ان کی بنی ہوئی تھی، الحمدللہ مزہ آ گیا. تو میں ایک دفعہ پھر سلام پیش کرتا ہوں ہمارے تمام فورسز کو، ہماری پاکستانی گورنمنٹ کو کہ الحمدللہ پاکستان کا سر جو ہے پوری دنیا میں فخر سے بلند ہے. وزیر بلدیات سندھ چیئرمین گورننگ باڈی کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی KTA سعید غنی نے کہا ہے کہ KTA میں جن لوگوں کو متبادل پلاٹس کے لیے درخواستیں جمع ہیں ان کی تفصیلی رپورٹ مرتب کر کے آئندہ گورننگ باڈی کے اجلاس میں لائی جائے تاکہ ان تمام کیسز کا فیصلہ کیا جا سکے. انہوں نے کہا کہ KTA کو مالی طور پر مستحکم کرنے اور ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات اور پینشن کی ادائیگی کے لیے گرانٹ کی منظوری کے لیے فائنانس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو تحفظات بتائے گئے ہیں اس کو دور کیا جائے. صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی کے زیر صدارت ہونے والے KTA کی گورننگ باڈی کے اجلاس میں رولز اینڈ ریگولیشن میں تبدیلیوں اور گزشتہ اجلاس کے منٹس کی منظوری دی گئی ہے. اجلاس میں KTA امپلائیز یونین CBA کی جانب سے چارٹر آف ڈیمانڈ پر صوبائی وزیر نے استفسار کیا کہ کس قانون یا رولز کے تحت گورننگ باڈی کو یہ اختیار ہے کہ وہ چارٹر آف ڈیمانڈ میں ملازمین کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافہ کرے، یا سیکرٹری KTA نے کس نوٹیفیکیشن یا گورننگ باڈی کی منظوری سے مذاکرات کر کے ان چارٹر آف ڈیمانڈ کی منظوری کے لیے گورننگ باڈی میں ایجنڈا رکھا، جس پر DG اور سیکرٹری کی جانب سے کسی قسم کا ورکنگ پیپرز منسلک نہ ہونے پر صوبائی وزیر سعید غنی نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ گورننگ باڈی میں کسی بھی ایجنڈے کے ورکنگ پیپرز اور قانونی تقاضوں کے بغیر کس قانون کے تحت منظوری دی جا سکتی ہے. سعید غنی نے کہا کہ KTA میں جن لوگوں کو متبادل پلاٹس کے لیے درخواستیں جمع کی ہیں ان کی تفصیلی رپورٹ مرتب کر کے آئندہ گورننگ باڈی کے اجلاس میں لائی جائے تاکہ ان تمام کیسز کا فیصلہ کیا جا سکے. اجلاس میں ممبران گورننگ باڈی MPA علی احمد جان، ایڈیشنل چیف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سندھ ڈاکٹر وسیم شمشاد، DG KTA الطاف گوہر میمن، سیکرٹری ارشد خان، چیف انجینئر عبدالصمد جندانی، ڈائریکٹر لینڈ آصف رضا چانڈیو، ڈائریکٹر فائنانس شکیل صدیقی، کمشنر کراچی کے نمائندے ADC2 ارشد اللہ کھوسو اور دیگر بھی شریک تھے. حکومت سندھ نے ارسا کی جانب سے پانی کی محتاط استعمال کے لیے بنائی گئی ٹاسک فورس کی حمایت کرتے ہوئے اپنا تجزیہ ارسا کو بھیج دیا. ارسا میں سندھ کے ممبر احسان لقانی نے چیئرمین ارسا کو خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حکومت سندھ اس فورس کی حمایت کرتی ہے. اس بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے شکیل نائٹ سے. شکیل نائٹ بتائے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، سندھ میں ارسا کی جانب سے پانی کے محتاط استعمال کے لیے بنائے گئے ٹاسک فورس کی سفارشات کی حمایت کر دی ہے اور اپنا جو تجزیہ ہے وہ ارسا کو ارسال کر دیا. ارسا کے ممبر احسان لغاری نے چیئرمین ارسا کو خط لکھا جس میں کہا کہ ٹاسک فورس کی سفارشات ہیں وہ اس میں ان کی حکومت سندھ نہ صرف حمایت کرتی ہے بلکہ حکومت سندھ اپنا تجزیہ بھی دیتی ہے تاکہ پانی کے جو محتاط استعمال ہے اس پر یقینی عمل کیا جائے. پاکستان میں پانی کے محتاط استعمال کے لیے اصول طے کرنے ہوں گے تاکہ پانی کا بہتر استعمال کیا جا سکے. پانی کی کمی کو چیلنج جو درپیش چیلنج ہے ان کا مقابلہ کرے اور سہولت میسر سے ان کا فائدہ اٹھائے. پانی کی شدید کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا استعمال اس طریقے سے کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے. جی بہت شکریہ شکیل نائٹ، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے TMC کورنگی اور دعوت اسلامی FGRF کے اشتراک سے کورنگی ٹاؤن میں شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا. چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا. چیئرمین کورنگی نے دعوت اسلامی FGRF کی عوامی خدمات کو بھی سراہا اور کہا کہ ہریالی محفوظ ماحول کی ضمانت ہے. سرسبز ماحول کے فروغ کے لیے عوام درختوں اور پودوں کی زیادہ سے زیادہ آبیاری اور اس کی حفاظت کریں. نعیم شیخ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ انشاءاللہ کورنگی ٹاؤن کو ایک سرسبز ٹاؤن بنائیں گے. اس سے مجھے یقین ہے کہ کورنگی کے عوام ٹاؤن کو ماڈل ٹاؤن بنانے میں ہمارا ساتھ دیں گے. اس موقع پر ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز FGRF سید عبدالرزاق شاہ، ڈویژن نگران رضا مدنی، کراچی پلانٹیشن کے ذمہ دار FGRF کامران اتاری، ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر غلام محبوب اتاری، ڈسٹرکٹ نگران عرفان بابا نے بھی شرکت کی. چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ کے ہمراہ اسسٹنٹ کمشنر کورنگی صدر PS 125 کوثر آبدی، صدر PS 124 ڈاکٹر طاہر، اپوزیشن لیڈر محمد ہارون، میونسپل کمشنر کورنگی غلام فرید، کوارڈینیٹر معز الدین، وائس چیئرمین UC 8 عمر فاروق، وائس چیئرمین UC 10 عدنان مغل، وائس چیئرمین UC 11 مفتی عبدالغفور امجدی، FBR کے دیگر سربراہان اور TMC کورنگی کے افسران بھی موجود تھے.
खबरों का सिलसिला जारी है मगर कराची सैयद हसन नकवी का मलीर एक्सप्रेस वे का दौरा डिप्टी कमिश्नर कोरंगी एसोसिएशन और वर्क्स डिपार्टमेंट के अफसरान भी उनके हमरा थे। कमिश्नर कराची ने कहा कि शाहराह भुट्टो और मलीर एक्सप्रेस वे पर प्लांटेशन करके हम इसको ग्रीन बनाना चाहते हैं। कोरंगी एसोसिएशन टैक्स देने वाला एक बड़ा हब है, उनकी टेक केयर हमारा फर्ज है। मलीर एक्सप्रेस वे के दोनों अतराफ में प्लांटेशन शुरू कर दी गई है। शहर कायद को दरख्तों की अशद जरूरत है। कमिश्नर कराची ने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाकर शहर को हरा भरा करना चाहते हैं। शजरकारी मुहिम पूरे शहर में की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम ने पहाड़गंज में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद हुमैर अहमद और इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन भी उनके हमरा थे। ताहा सलीम ने पहाड़गंज नॉर्थ नाज़िमाबाद के स्कूल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के एरियाज में इंसदाद पोलियो मुहिम ज्यादा तवज्जो की तलब है। पहाड़गंज के इलाके में भी पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए गए। पोलियो से बचाने के लिए और पोलियो वैक्सीन और पीवी मुतादिद बार पिलाने की अशद ज़रूरत होती है। ये कतरे इनके बच्चों की सेहत के लिए मुफीद और दीगर बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी पैदा करते हैं। ANF ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में खास तौर पर तालीमी इदारों के अतराफ मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 5 मुलजिमान गिरफ्तार किए, जिनमें से एक अफगान बाशिंदा भी शामिल है। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 90 लाख रुपए से जायद मिल्कियत की 39 किलोग्राम मुनशियात बरामद की गई। कोयटा में वाक़ई यूनिवर्सिटी के करीब 2 मुलजिमान के कब्जे से 4 किलोग्राम चर्स बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिमान ने एतराफ किया कि वो तालीमी इदारों के तलबा को मुनशियात फरोख्त कर रहे थे, जबकि कचलाक बाईपास रोड कोयटा पर एक ट्रक से 43 किलोग्राम अफीम बरामद की गई। इसी तरह सियालकोट के करीब रिक्शे से 2 किलोग्राम आइस बरामद हुई, जिसके बाद 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। बलूचिस्तान के इलाके पंजगुर से ताल्लुक रखने वाली खातून जरीना ने अपने रिश्तेदारों के जुल्म से तंग आकर कराची ईस्ट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आला हुक्काम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की है। जरीना ने बताया कि उसने 2022 में अब्दुल लतीफ नामी शख्स से पसंद की शादी की, जिससे 2 बच्चे हैं। बाद में मालूम हुआ अब्दुल लतीफ पहले से शादीशुदा था और उसके 5 बच्चे थे। उन्होंने बताया कि 2 माह कबल अब्दुल लतीफ को उसके सौतेले भाई जमीन के तनाज़े के हल के लिए साथ ले गए और तब से वो लापता है। उसे शुबा है कि उसके शौहर को भाइयों ने कत्ल कर दिया है। जरीना का मजीद कहना था कि पसंद की शादी करने की वजह से उसके भाई और दीगर रिश्तेदार नाराज हैं और उसे कत्ल करना चाहते हैं। जान के खतरे के पेश नजर जरीना ने बलूचिस्तान से नकल मकानी करके कराची में पनाह ली है। जरीना ने मुतालबा किया है कि उसके शौहर की गुमशुदगी की तहकीकात की जाए और उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के तहत गटाब की सतह पर तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें गटाब भर से मदारिस के सैकड़ों तलबा ने शिरकत की है। मुकाबले का इनेकाद जामिया बाबुर रहमत में किया गया और ख़त्म नबूवत पर तकारीर की गई। मुकाबले में जामिया बैतुल अतीक और जामिया बैतुल सलाम के तलबा ने जीत अपने नाम की। बेनज़ीर भुट्टो ह्यूमन रिसर्च बोर्ड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन के माबेन मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। मुआहदे के तहत रिसर्च बोर्ड के तहत तकनीकी तालीम हासिल करने वाले तलबा को बैरून मुल्क मुलाजमत के मौके फराहम किए जाएंगे। मुआहदे की तकरीब में बोर्ड के सेक्रेटरी मुनव्वर मिठानी और ओवरसीज पाकिस्तानी के मैनेजिंग डायरेक्टर नसीर खान ने शिरकत की है। उनका कहना था कि मुआहदे का मकसद पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल को रोशन तर बनाना है। खवातीन के लिए अहम खबर है। हुकूमत सिंध ने खवातीन को ईवी स्कूटीज फराहम करने के लिए अगले माह कुरानदाजी का फैसला किया है। पहले मरहले में 1000 खवातीन को ईवी स्कूटीज फराहम की जाएंगी। सिंध के सीनियर वजीर और सूबाई वजीर बराए इत्तलात, ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि ईवी टैक्सी और ईवी स्कूटी नौजवानों के लिए रोजगार, खवातीन की नकलो हरकत और माहौलियात के लिए इंतहाई अहम है। शर्जील इनाम मेमन ने यह भी बताया कि हमारी कोशिश है कि जून में ईवी स्कूटी के साथ साथ ईवी टैक्सी पर भी काम शुरू किया जाए।
कराची में आला सतही इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने बड़े ट्रांसपोर्ट मंसूबों की पेशरफ का जायजा लिया। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट समेत दीगर मुतालिका अफसरान शरीक थे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने येलो लाइन BRT मंसूबे की ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया कि जाम सादिक पुल जून में मुकम्मल कर लिया जाएगा। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हमें सिंध के मुख्तलिफ अजला में कम अज कम 500 नई बसों की जरूरत है ताकि देही और शहरी इलाकों में ट्रांसपोर्ट के मसाइल का खात्मा किया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत सिंध अवाम को बावकार और आसान सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए संजीदा इकदाम कर रही है। इजलास में EV टैक्सी और स्कूटी मंसूबों पर भी तफसीली गौर किया गया और शर्जील इनाम मेमन ने तमाम इदारों को बाहमी हमांगी, शफाफियत और मुस्तकिल निगरानी के साथ मंसूबों को मुकम्मल करने की हिदायत की है। कराची में पुलिस मुकाबले और फायरिंग के वाकयात में मुतादिद अफराद जख्मी। न्यू कराची में पुलिस के साथ मुकाबले के दौरान एक डाकू जख्मी हो गया। जख्मी डाकू को इलाज के लिए अब्बासी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकाबले में एक MM9 हथियार, 5 मोबाइल फोन, 2 पर्स और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। इसी दौरान औरंगी टाउन फरीद कॉलोनी में आपसी झगड़े के नतीजे में एक खातून जख्मी हो गई, जिसको अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। दूसरी जानिब कोरंगी मार्केट के करीब फायरिंग के वाक़े में एक खातून शदीद जख्मी हो गई, जिसको जना अस्पताल मुंतकिल किया गया। कोरंगी में डकैती मुजामत पर डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ, जबकि पुलिस ने जख्मी डाकू के साथ की तलाश शुरू कर दी है, जो मौके से फरार हो गया। बरामद शुदा मोटरसाइकिल की रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। फैदाबाद में पुलिस ने कार्रवाई करके अपने ही घर से चोरी करके मुनशियात फरोशी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम हुसैफा उर्फ गुल्लू को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम चोरी और मुनशियात फरोशी में मुलव्वस निकला। पुलिस के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुलजिम ने इंकशाफ किया कि उसने अपने ही घर से सोना और रिक्शा चोरी किया। मुलजिम चोरी शुदा अशिया को फरोख्त करके मुनशियात फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 4 लाख रुपए से जायद मालियत की सोने की बालियां और एक अदद चोरी शुदा रिक्शा बरामद हुआ। मुलजिम ने बताया कि वो रिक्शा चलाकर मुनशियात खरीदता और मखसूस इलाकों में फरोख्त करता था। पुलिस ने मुलजिम का मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने का अमल शुरू कर दिया है। सुपर हाईवे के करीब पुलिस मुकाबले के दौरान डाकू की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्राहिम हैदरी पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्वस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने खुफिया तला की बुनियाद पर रेडी रोड के करीब कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 2 अदद पिस्तौल और गोलियां बरामद की गई हैं, जिन्हें फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने इस कार्रवाई को कामयाब करार दिया है। दूसरी जानब कैदाबाद में पुलिस ने कार्रवाई करके अपने ही घर से चोरी करके मुनशियात फरोश करने वाले मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया है। सिंध हुकूमत की जानिब से बल्दियाती इदारों को निचली सतह पर इख्तियारात मुंतकिल न करने और फंड्स की अदम फराहमी के खिलाफ और अहले कराची के हुकूक के लिए जमात इस्लामी के मुंतखब नुमाइंदों का एहतजाज मार्च का आगाज हो गया। एहतजाजी मार्च मस्जिद खिजरा ता सिंध असम्बली तक निकाला जा रहा है। मार्च की क़यादत अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर खान कर रहे हैं। मार्च में जमात इस्लामी के मुंतखब 9 टाउन चेयरमैन भी शरीक हैं। मार्च में काउंसलर्स, वाइस चेयरमैन यूसी, चेयरमैन यूसी, टाउन काउंसलर्स, वाइस चेयरमैन टाउन सिटी काउंसिल्स और दीगर शरीक हैं। यूसी चेयरमैन जुनेद मकाती ने सिंध असम्बली के बाहर एहतजाजी मार्च से खिताब करते हुए कहा कि हम सिंध हुकूमत से पूछना चाहते हैं कि आखिर कराची के 3.5 करोड़ अवाम ने क्या बिगाड़ा है। 17 साल से सिंध और अहले कराची पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। कराची के 3.5 करोड़ अवाम को तहफ्फुज़ नहीं मिला। मुल्क में सोने की कीमतों में एक बार फिर नुमाया इजाफा देखने में आया। मकामी और आलमी मार्केट में निर्ख बढ़ने से खरीदारों को शदीद माली दबाव का सामना है। फी तोला सोने की कीमत में 3500 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। नई कीमत 3,51,000 रुपए तक पहुंच गई। 10 ग्राम सोना भी 3,000 रुपए महंगा होकर 3,09,25 रुपए का हो गया है। आलमी मार्केट में भी सोने की कीमत में $35 का इजाफा देखा गया, जहां सोना $3,226 फी औंस की सतह पर आ गया। तजियाकारों का कहना है कि मुआशी गैर यकीनी और डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव इस इजाफे की बड़ी वजूहात है।
बहेरा अरब में तूफान बनने का खतरा। महकमा मौसमियात ने कराची वालों को खबरदार कर दिया। महकमा मौसमियात ने 25 मई से कराची समेत सिंध के जुनूबी अजला में हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात अंजुम नजीर का कहना है कि बहेरा अरब में हवा के कम दबाव की वजह से शहर में पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड से जायद रहेगा और शिद्दत 4 डिग्री ज्यादा महसूस की जाएगी। महकमा मौसमियात ने मजीद बताया कि सिस्टम का इब्तदाई तौर पर शुमाल की जानिब बढ़ने का इम्कान है और पाकिस्तान के साहिली इलाकों को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि गर्मी की ये गैर मामूली शिद्दत मामूलात जिंदगी को मुतासिर कर रही है। शहरी गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें और एहतियाती तदाबीर अपनाएं। खबरों का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ डिप्टी कमिश्नर जिला केमाड़ी की जेर सदारत पोलियो मुहिम के हवाले से इजलास का इनेकाद हुआ है, जिसमें चेयरमैन माड़ीपुर हमायूं मोहम्मद खान, म्यूनसिपल कमिश्नर जावेद कमर और दीगर अरकान काउंसिल ने शिरकत की है। इस मौके पर चेयरमैन माड़ीपुर ने कहा है कि पोलियो मुहिम 26 मई ता 1 जून तक जारी रहेगा, जिसमें आपकी सपोर्ट चाहिए होगी। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर जावेद कमर ने कहा कि पोलियो मुहिम 26 मई से शुरू हो रही है, जो 1 जून तक जारी रहेगी। तमाम मुफ्ती और उलमा कराम इस मुहिम में सपोर्ट कर रहे हैं। अब अवाम का फर्ज है कि वो पोलियो मुहिम में अपना किरदार अदा करें। पूरी दुनिया में कम्युनिटी सेंटर्स बनाकर पोलियो को खत्म किया गया। बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है, उनको पोलियो के खतरे लाज़मी पिलवाएं। आखिर में पाकिस्तान की हिफाजत और दुआए खैर भी की गई। कराची में नॉन पीटीए मोबाइल्स की स्मगलिंग में मुलविस मुल्जिमान गिरफ्तार। कराची में कार्रवाई करते हुए एफआईए ने हवाला हुंडी और मोबाइल स्मगलिंग में मुलविस 2 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया है। एफआईए ने सदर में वाक़िया मोबाइल मॉल में कार्रवाई के दौरान हवाला हुंडी और मोबाइल स्मगलिंग में मुलविस 2 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम का कहना है कि मुल्जिमान हवाला हुंडी की गैर कानूनी कारोबार करते थे। मुल्जिमान नॉन पीटीए मोबाइल फोन बैरून मुल्क से स्मगलिंग के जरिए कराची मंगवाते थे। एफआईए का कहना है कि मुल्जिमान से 192 मोबाइल फोन और 5 लाख रुपए से ज्यादा रकम बरामद की गई है। मुल्जिमान से हवाला हुंडी और मोबाइल फोन स्मगलिंग के शवाहिद भी बरामद किए गए हैं। कराची में अलमनाक हादसा। माड़ीपुर ट्रक अड्डे के करीब ट्रॉलर के नीचे सोया हुआ शख्स ट्रॉलर चलने के बायस टायरों तले आकर जाम बहक हो गया। लाश कानूनी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी है, जहां मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 35 साला सनाउल्लाह वल्द अमीर खान के नाम से की गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाम बहक शख्स ट्रॉलर का ड्राइवर था और दूसरे ट्रॉलर के नीचे सो रहा था कि मज़कूरा ट्रॉलर के ड्राइवर ने ट्रॉलर चला दिया, जिसके बायस मुतवफ़्फ़ी ट्रॉलर के टायरों तले दबकर जिंदगी की बाजी हार गया। कराची में कोरोना वायरस से 4 अफराद हलाक। तमाम अफराद पहले से मौजूद तिबी मसाइल का शिकार थे। कराची में कम अज कम 4 अफराद कोरोना वायरस से जाम बहक हो चुके हैं। तमाम अमवात आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल में रिपोर्ट हुई हैं, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। माहिरीन सेहत ने इस मौसम गर्मा में कोरोना केसेस में इजाफे को गैर मामूली करार दे दिया, क्योंकि आमतौर पर इस मौसम में वायरस की सरगर्मी खत्म हो जाती है। आगा खान अस्पताल के माहिर मुतादिद अमराज प्रोफेसर डॉक्टर सैयद फैसल महमूद के मुताबिक अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर कोरोना के मरीज दाखिल हो रहे हैं, जो तशवीशनाक रुझान है। जाम बहक होने वालों में से अक्सर को पहले से मौजूद सेहत के मसाइल लाहक थे, जो वायरस के खिलाफ उनकी मुजामत को मजीद कमजोर करते हैं। माहिरीन सेहत अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत करते हैं। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए 5 न्यूज।